7 अप्रैल और आज हमारा 7वां सेशन है प्रउत का। और जब तक हमारे बाकी के भाई बहन जुड़ रहे हैं तो कल के सेशन का एक रिकैप हम लोग कर लेते हैं जब तक लोग जुड़ें। कल हमने राजनैतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कमियां और राजनैतिक लोकतंत्र की आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, उस पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। और एक बारी जस्ट अ क्विक रीकैप आप सभी लोगों के लिए कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे, हम उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वो है गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, बढ़ती हुई क्रय शक्ति, इकोनॉमिक अफेयर्स शुड बी इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों के हाथों में होगा। और चौथा, नो आउटसाइडर शुड बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब स्थानीय आर्थिक निर्णयों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। ये थे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स। हर दिन की तरह सेशन के बाद आप सवाल पूछेंगे और सवाल से एक मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल के पूछने से अगर उसका जवाब उपयुक्त आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति क्लैरिटी भी बनती है और लोगों का कन्विक्शन भी बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है। साथ में एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि मैंने जो पूरा अभी प्लान किया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगले 3 दिन 8, 9 और 10 3 दिनों में शायद हम इस सीरीज़ को रैप अप कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। आज का क्लास जो है, आज का जो सेशन है वो होगा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी पे। जैसे हमने कल बात की कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए तो वो हासिल कैसे होगा, तो वो हासिल होगा जब हम डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, तो जिस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास इस पे। कल हम लोग बात करेंगे 3 टियर इकोनॉमी की, जो त्रिस्तरीय अर्थव्यवस्था प्रभुत्व व्यवस्था के अंदर में होगा उस पे, जिसमें ज़्यादा फोकस हमारा कल सहकारिता के ऊपर में होगा। और 9 तारीख का जो सेशन होगा 9 अप्रैल, वो क्योंकि ये सवाल लगातार आ रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंटल मॉडल क्या होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, विकास का काम कैसे होगा, तो ब्लॉक लेवल की जो प्लानिंग है 9 को हम उस पर चर्चा करेंगे। और 10 अप्रैल क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स और एक्शन प्लान, कि कैसे हम चीज़ों को आगे लेके चलें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी करूँगा मैं, ताकि एक मोटिवेशन, एक उत्साह। अब चूँकि ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का लक्ष्य हासिल होगा कैसे, तो उसका रास्ता जो है वो आपका जाता है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से। और हमने पीछे के भी सेशन में ये डिस्कस किया हुआ है कि आज चूँकि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं वो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में काम कर रही हैं। चाइना, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम कम्युनिस्ट देश अवश्य हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसके पॉलिटिकल सिस्टम उनका जो है वो कम्युनिस्टिक है। बट जहाँ तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक है और पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित है। और पूंजीवादी व्यवस्था हो या जो समाप्त हो गई साम्यवादी व्यवस्था है, दोनों ही व्यवस्थाओं में इकोनॉमी जो है सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में काम करती है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में कैसे काम करती है? केंद्रीकृत कैसे? अब देखिए, मालदा में एक लड़का है जिसका नाम है मुन्ना साहा। अब मुन्ना को अगर मोबाइल, मालदा के मुन्ना को अगर मोबाइल चाहिए तो उसका मोबाइल कहाँ बन रहा है? चाइना के ग्वांगझो या शेंजेन में या किसी और जो उनका इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पे बन रहा है। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं
कि नहीं, ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। ये पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्थाओं का तरीका है, चाहे वो पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो, साम्यवाद तो वैसे मैंने कहा कि वो ख़त्म हो चुका है, अब कम्युनिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल फॉलो नहीं होता है। तो ये पूरी की पूरी जो है वो मानवता के लिए लाभदायक है नहीं, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। जैसा कि 1760 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और आज के दिन में 250 ईयर्स, 250 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पूंजीवाद को, लेकिन आधी आबादी अभी भी गरीबी में है, पॉवर्टी में है, और कुछ लोग जो है लगातार फलते फूलते जा रहे हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का जो पहला सूत्र है, पहला सिद्धांत है, वो है रिसोर्सेज ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिक यूनिट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। मतलब एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो उसके ऊपर में अधिकार स्थानीय लोगों का होगा। समझते हैं इसको? एक तो वर्ड आया रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मतलब एक वहाँ पे कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। आपने एक बारी नमस्कार कह दिया, वो प्लीज़ मेनी थैंक्स टू यू, बट प्लीज़ बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं करें। और तो रिसोर्सेज में क्या हुआ, जो भी एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के अंदर में मिनरल, माइंस, ओर, जंगल, नदी, जो चीज़ भी इंक्लूडिंग मैन पावर, ये सारी चीज़ें उस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के रिसोर्सेज हैं। और इस पे अधिकार किसका होगा? लोकल लोगों का। तो लोकल लोगों के पहले आता है सोशियो इकोनॉमिक यूनिट। तो हम इसको भी समझते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक यूनिट क्या है। रउत के प्रणेता कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुपिफिकेशन, एक ऐसा यूनिट जिनके कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हों, जिनके कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियल्स हों, जो लोग भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे जुड़े हुए हों, जिनकी एक कलेक्टिव कल्चरल लिगेसी है, सांस्कृतिक, जिनकी साझा सांस्कृतिक विरासत है, और जहाँ का क्लाइमेट या टोपोग्राफी या ज्योग्राफिकल जो उनके फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को मिला के एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट बनता है, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत के शब्द का इस्तेमाल किया, समाज। तो कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, ये जो हमारे कल्चरल लिगेसी है, लैंग्वेज है, इन सारी और टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे, इन सब को मिला के एक समाज का निर्माण होता है। और ये किसके हाथ में रहेगा? ये रिसोर्सेज के ऊपर में उस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, समाज के लोकल लोगों के हाथ में उसका अधिकार होगा। तो अधिकार का ये मतलब नहीं है कि मान लीजिए वहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, तो उसका कोई एक, आज के दिन में तो साइंस इतना डेवलप है कि उसकी मैपिंग की जा सकती है कि कितना लैंड एरिया है, कितना अगर वहाँ पे कुछ ओर्स दबा हुआ भी है तो उसकी क्वांटिटी क्या है, तो ये भी मैपिंग हो जाती है कि हाँ, एक ये टेंटेटिव इतना वहाँ पे आयरन ओर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आबादी के हिसाब से हो जाएगा कि भाई साहब 1 टन आपका, 2 टन उनका, 4 टन उनका, ऐसा नहीं। अधिकार होगा इस्तेमाल के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि उनका जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसमें उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन हम करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक यूनिट एक स्पेसिफिक, और जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की थी कि भारतवर्ष के अंदर में आज के दिन में 44, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ 10 बजे शार्प क्लास स्टार्ट हो जाता है, सेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लीज़ आप कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करें। अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने एंड पे चेक करें कि वहाँ आपको नेटवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्लीज़ डोंट मेक एनी कॉल्स, थैंक यू। तो ये जो है 44 समाज भारतवर्ष में, और पीछे भी मैंने चर्चा किया कि दुनिया भर में जो है वो 245 के आसपास, क्योंकि हम उस पर कंफर्म फिगर पे है नहीं, तो इसलिए 245 समाजेस की बात हम करते हैं। अब इन समाज के
होने का अर्थ क्या है, क्यों उन्होंने एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन की बात की। तो इसलिए उन्होंने बात की कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ के लोकल लोगों के डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो उसका। और कुछ लोगों के मन में ये शंका आ सकती है या एक उनके मन में ये ख्याल आ सकता है कि यार 44 जो है वो बढ़ जाएंगे 44 समाज के अंदर, भारत के ही अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें, तो क्या बिल्कुल वैसे ही डेवलपमेंट हो पाएगा जैसा किसी देश का होता है। तो जब आप इन 44 समाजों के पॉपुलेशन को आप देखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये 44 समाज अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूरोप में एक देश है आइसलैंड, उसके आज की पॉपुलेशन है 3,60,000, एक देश है पूरा वो। और उस 3,60,000 के लोगों की जो जीडीपी है वो है अप्रॉक्स $27 बिलियन, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए। और निश्चित तौर पे जब 3.5 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ये एक मतलब शंका है कि कैसे हो पाएगा, एक समाज अपने आप को इतना कैसे इकोनॉमिकली डेवलप कर लेगा कि उनको सारी चीज़ें मुहैया हो पाएंगी, तो ये इस आइसलैंड के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि 3,60,000 का देश और 2 लाख करोड़ रुपए की उनकी जीडीपी, और वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर वो मंगवा भी रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समाज के अंदर में सारी चीज़ें बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो ही वहाँ पे, लेकिन इसका भी एक पूरा सिस्टम, एक मैकेनिज्म प्रणेता ने दिया है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे कर लेंगे उस पर हम लोग। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का, वो है कि प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर प्रॉफिट। आज पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो रहा है कि चीज़ों की एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही है। और आर्टिफिशियल डिमांड कैसे? लगातार एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कुछ चीज़ों के प्रति आपके मन में एक आकर्षण पैदा किया जा रहा है कि नहीं ये तो, और धीरे धीरे वो आकर्षण आपके अंदर इतना बढ़ा देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं वो मुझे पीना चाहिए, चाहे उसकी कीमत 20 रुपये ही क्यों नहीं हो, उसकी कॉस्टिंग बेशक 50 पैसे या 1 रुपये आती होगी, हेल्थ वाइज वो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन एक आकर्षण है कि नहीं यार ये कार्बोनेटेड ड्रिंक मुझे पीना चाहिए। इस देश में जहाँ पे 2018 में जब पढ़ने लिखने की बात आती है तो हम सब लोगों के जहन में दुनिया में जो 2 नाम सबसे पहले आते हैं वो आता है ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का। तो ऑक्सफोर्ड ने 2018 में एक सर्वे किया था दुनिया भर में, और उसका नाम उन्होंने दिया था OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उस सर्वे में उन्होंने पाया कि दुनिया की जो 20% की आबादी है, 1/5 पॉपुलेशन, जो तकरीबन उस समय जब 2018 में किया था तो उसमें 1.3 बिलियन मतलब 130 करोड़ लोग एक्यूट पॉवर्टी, उसको भी उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। और देखिए हम लोग ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के अंदर में भी एक कैटेगरी होती है। हम कहते हैं ना कि अरे वो अपर मिडिल क्लास का है, वो मिडिल क्लास का है, वो लोअर मिडिल क्लास का है। तो उसी तरह से गरीबी के अंदर भी उसके भी वह क्लासेस है, क्लासिफिकेशंस है कि एक आदमी बहुत एक्सट्रीम गरीब है, एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा और कम है। तो इस तरह से तो जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की, उसमें उन्होंने कहा 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ लोग, और उस 130 करोड़ में सबसे बड़ा हिस्सा भारतवर्ष का था।
364 मिलियन पीपल इन इंडिया, मतलब 36 करोड़ 40 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो जहां 36 करोड़ 40 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिनको खाने के लिए रोज़ाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपके दिमाग में ये बिठा देना कि ऐसे ऐसे फुस फुस करोगे और ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना है। वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ डिओड्रेंट इंडस्ट्री, जो आज भारतवर्ष में 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो जहाँ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, जी रहे हैं, खाने को नहीं है, वहाँ पे डिओड्रेंट इंडस्ट्री का इस तरह से फ्लोरिश होना, ये प्रौद्ध की संकल्पना में नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रौद्ध के प्रणेता ने लग्जरी आइटम्स को डिनाई किया है, नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि पहले सब लोगों का सर्वाइवल। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं, जब भी प्रोडक्शन करेंगे हम, तो प्रोडक्शन में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस हम देंगे वो होगा सर्वाइवल पार्ट की चीज़ों का, जिससे मनुष्य का जीवन बचता है, सुरक्षित होता है, तो जो न्यूनतम आवश्यकताओं का हिस्सा है। तो इसेंशियल कमोडिटीज विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग। दूसरा, उसके बाद फिर जो है जब वो हम मीट कर लेंगे तो सेमी लग्जरी आइटम, एंड लेटर ऑन वी विल मूव टू द लग्जरी आइटम और एक्सट्रीम लग्जरी आइटम। और जो इसमें कहते हैं सूत्र के अंदर में कि प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब आप देखिए, कार की जो कंपनियां हैं लगातार वो प्रोडक्शन कर रही हैं, अब उनके कार बिक नहीं रहे हैं, तो आपको अलग अलग आपकी परचेजिंग कैपेसिटी है या नहीं है, बट एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो चाहता है अपने परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ घूमना। तो लगता है यार मोटरसाइकिल पे तो मैं बैठूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पत्नी बैठेगी या कोई छोटा बच्चा बैठेगा, तो एक कार हो जाता ना तो बस बहुत अच्छा था। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका वो फ़ायदा उठाए और आपके पास अलग अलग लोन स्कीम्स आपको चिपकाई गई। वो उतनी डिमांड है नहीं, लेकिन एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया आपके सेंटिमेंट का यूज़ करके कि आप ले लो, 20 साल में पैसे देते रहना। बेशक वो 5 लाख की कार जो है आपको 20 साल के बाद जाके 10 लाख 12 लाख रुपए की पड़े इंटरेस्ट के साथ में। और हद तो ये है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर ये फार्मा कंपनीज 300 से 500%, 300 to 500% का प्रॉफिट चार्ज करती हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसको प्रौद्ध प्रणेता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए बट नॉट प्रॉफिटियरिंग। सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य को उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया है। वो कहते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए। प्रौद्ध की भी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट होगा उद्योग के ऊपर, इसेंशियल कमोडिटीज को छोड़ के उस पे टैक्स नहीं होंगे। वो दवाएं जो हमारा जीवन को बचाएंगी, जीवन रक्षक दवाओं पे टैक्स नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो गुड्स हैं, प्रोड्यूसेस हैं, उसके ऊपर जरूर टैक्स होगा। वो टैक्स भी वैरी करेगा, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर कम होगा, सेमी लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा होगा, और एक्सट्रीम जो लग्जरी चीज़ें हैं उस पर जो टैक्स का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रॉफिटियरिंग को उन्होंने बिल्कुल निगेट किया है, लेकिन प्रॉफिट को उन्होंने कहा है कि नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। रीज़न बीइंग द सेम थिंग दैट ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर आपको लगेगा कि अरे मैं इतनी मेहनत करूं, बदले में मुझे मिला क्या, तो जब वो मिला क्या वाला पार्ट आपका मिसिंग रहेगा, तो आपकी जो उद्यमशीलता है, आपके अंदर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक फील है, टेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ने कहा हो जाएगा तो आइडल सोसाइटी ना बने, हमारा मन काम के प्रति लगा की है, निगेट किया है। और फिर आते हैं हम डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के तीसरे सूत्र, तीसरे प्रिंसिपल पे, जो है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिव्स ओनली। जैसा मैंने कहा कि प्रौद्ध की अर्थव्यवस्था जो है
त्रिस्तरीय होगी, 3 टियर इकोनॉमी होगा प्रौद्ध का, जिसमें पहला होगा की इंडस्ट्री, दूसरा होगा कोऑपरेटिव्स और तीसरा होगा इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसको हम कहें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में 70 से 80% की अर्थव्यवस्था, 70 to 80% ऑफ इकोनॉमी विल फंक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंदर होगा। और ये कोऑपरेटिव्स कैसे होंगे? एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स होंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स होंगे, हमारे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स होंगे। तो 3 टियर इकोनॉमी के अंदर जो भी कोऑपरेटिव आता है, तो कल इसके ऊपर में हम लोग कोऑपरेटिव्स पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सूत्र के माध्यम से प्रौद्ध प्रणेता कहते हैं प्रोडक्शन मतलब उत्पादन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, ये जो है सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव्स के माध्यम से होगा, सहकारिता के माध्यम से होगा। और कई लोगों के मन में ये भी होगा कि कोऑपरेटिव इज़ अ फेल्ड कंसेप्ट, ये तो पिटा हुआ है। तो पिटा हुआ कंसेप्ट तो जो की इंडस्ट्री है, जो चलाएगा पीएसयू या सरकारी क्षेत्र के लोग, तो उस हिसाब से वो भी पिटा हुआ है। लेकिन कल जब इस पे विस्तार से जब हम चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये विश्वास होगा कि नहीं, यही सॉल्यूशन है और इससे हमारी चीज़ें बेहतर होंगी, आगे और अच्छे तरीके से चलेंगी। हम आते हैं अब चौथे प्रिंसिपल पे। चौथा प्रिंसिपल है कि लोकल पीपल शुड बी एम्प्लॉयड इन द लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स और लोकल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस। मतलब स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्यों ये आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि जैसा उन्होंने कहा कि समाज की जो परिभाषा उन्होंने दी, उसमें वो कहते हैं कि कल्चरल लिगेसी, एक साझा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए लोग, एक भाषा, एक खान पान, एक रहन सहन से जुड़े हुए लोग, तो कहीं ना कहीं उनका एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भोजपुरी भाषा से आए हुए क्षेत्र के लोगों को जब पता चलता है कि मैं भोजपुरी समाज का हिस्सा हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं और फिर वो कोशिश उनकी होती है कि भोजपुरी में बात करें कि का हाल बा रहुआ, कैसन बानी, ठीक बानी ना, कब से बानी यही जा। सो एक हमारा सेंटिमेंट है। और ये सिर्फ भोजपुरी भाषा की बात नहीं है, बांग्ला भाषा के भाई बहन हो, तमिल भाषा के हों, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, जो भी भाषाएं हैं, वो सारे लोगों के अंदर ये सेंटीमेंट होता है कि जब वो कहीं दूसरी जगह पे अपने प्रदेश से मिलते हैं, तो एक स्वाभाविक आकर्षण होता है उनके अंदर में, एक अटैचमेंट होता है। तो ये उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे भी एक इकोनॉमिक कारण है। इकोनॉमिक कारण ये है कि इसको भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से शायद समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। दुनिया के अंदर में आप जानते हैं कि ये एक आज के दिन में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वैश्वीकरण हो चुका है। लोग कहीं पे भी आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, नौकरी करते हैं। और जो लोग भी दूसरे देशों में जाके जॉब्स कर रहे हैं, वो अपने देश में अपने लोगों को, चाहे अपने माता पिता को, मदर पेरेंट्स को, या अपने वाइफ को, बच्चे को, भाई को सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ से पैसे भेजते हैं, विच इज़ कॉल्ड रेमिटेंस। दुनिया में अपने कंट्री को रेमिटेंस भेजने वाली जो सबसे बड़ा जो देश है, जहां वॉल्यूम वाइज की जो सबसे ज़्यादा रेमिट करते हैं पैसे, वो है भारत, 1 नंबर पे, जहां कि लास्ट ईयर $82 बिलियन रेमिट किए लोग, जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग द गल्फ कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं, वो लोग पैसे भेजे। दूसरे नंबर पे चाइना है, जहाँ पे $67 बिलियन भेजे गए उनके लोगों के द्वारा। अब इसको समझिए कि इस भारतवर्ष में जो $82 बिलियन आए, उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा 20% तकरीबन केरल के लोग, जो कि मलयाली भाषा बोलते को मलयाली, वो तकरीबन 4.5 मिलियन मलयाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इन गल्फ कंट्रीज। 45 लाख लोग वहाँ पे हैं। और वो लोग हर साल $16 बिलियन भारत को भेजते हैं।
अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 लाख करोड़ रुपए, और अगर पूरे 82 बिलियन को कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि अरे 6 लाख करोड़ रुपए बाहर से आए, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो बढ़ रहा है। तो ये खुश होने की बात तो है। और चूंकि हम पूंजीवाद में जी रहे हैं तो इस व्यवस्था को वो लोग निगेट भी नहीं कर सकते हैं, इसका अपोजिशन भी नहीं कर सकते हैं। और आज चूंकि स्थितियां बुरी नहीं हैं तो इसलिए शायद उनको फर्क नहीं पड़ पा रहा। मैं सिर्फ गल्फ और मलयाली डायस्पोरा की बात करूं तो गल्फ में आप जानते हैं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रूड ऑयल पे बेस्ड है, और अभी बहुत तेल है बचा हुआ अभी भी। तो अभी उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि उनकी इकोनॉमी से 1 लाख करोड़ रुपया निकल के 16 बिलियन डॉलर निकल के केरल चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल कम होने लगेंगे, फॉसिल्स फ्यूल का भंडार जब, तो धीरे धीरे ये मलयाली भाई, क्योंकि निकल के दूसरे समाज को जा रहा है, एंड इट विल क्रिएट रिफ्ट क्लैश ऑल्सो। तो इसलिए प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि एक जो समाज है उस समाज में उसी समाज के लोगों को जॉब में रखोगे तो ये जो उस समाज की वेल्थ है, जब नौकरी वहीं के लोग करेंगे तो नेचुरली वहाँ का पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो वेल्थ जब उसी समाज के अंदर में घूमेगा तो वो इकोनॉमी हेल्दी भी होगी, वाइब्रेंट भी होगी, रोबस्ट भी होगी, और इसके बहुत सारे सामाजिक फायदे भी हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे कोरोना के कारण ये जो एक्सोडस, एक आप देखें कि मजदूरों का, माइग्रेंट लेबर्स का जो एक बहुत बड़ा हुजूम अचानक से सड़कों पे आ गया, अगर ये लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव समाज में होते, जॉब कर रहे होते, तो क्या आज उनको ये विकट स्थिति देखनी पड़ती? मैं अभी एक स्टोरी मैंने पढ़ा कि रोहतक में एक आदमी है जो जॉब कर रहे थे, सारी चीज़ें जब लॉकडाउन हो गई, रेल वेल सब बंद हो गया, वो आदमी अपने वाइफ को साइकिल पे बिठा के 750 किलोमीटर ही ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल। तो आप सोचिए, ये सुनने में तो लगता है कि अरे 5-6 दिन में तो पहुंच तो गए, बट ये कितना पेनफुल है। रास्ते में उनको, और उनके पास मालूम है कितने पैसे थे, ओनली 120 रुपीज ही हैज़। तो कितने हार्डशिप में वो वहाँ से आए होंगे, रोहतक से, संभवतः इधर बहराइच के आसपास के कहीं थे वो। तो जब लोकल लोगों को लोकल वहीं पे नौकरियां मिलेंगी तो इस तरह की जो आपदाओं में, विपदाओं में जब लोगों को निकाला जाएगा तो उनको ये परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक फायदा है। ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर्स में आप देखेंगे जो खासकर जो नीचे के पिरामिडिकल जो है स्ट्रक्चर, उसमें जो नीचे के लोग हैं, लोअर स्ट्राटा पे जो काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो अकेले रहते हैं। तो वर्चुअली दे डोंट हैव एनी लाइफ, स्पेशली द फैमिली लाइफ। वो अपने मदर फादर से दूर होते हैं, वो अपने माँ बाप की अगर सेवा करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं, वो अगर अपने बच्चों को और पत्नी के साथ रहने का सुख लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते हैं। उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं, उनको नहीं पता होता है। वो एक बहुत ही एक्सट्रीम पैथेटिक कंडीशन में रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी तरह पैसे अर्न करके अपने गांव को भेजना या अपने रिस्पेक्टिव जो सेमी अर्बन इलाके हैं वहाँ भेजना। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, इसमें इसका भी एक इकोनॉमिक पहलू भी है कि वो आदमी जो एक माइग्रेंट लेबर हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर कहीं पे भी रह रहे हैं तो उनको एक वहाँ पे भी एक सेटअप रखना पड़ता है। चाहे वो कमरा 2000 रुपये का हो, लेकिन उनको वहाँ पे भी खाना बनाना पड़ता है, वहाँ पे भी खाने की चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और गाँव वगैरह में तो उनको एक रखना ही पड़ता है। तो दे हैव टू मीट 2 सेटअप्स विच हैज़ अ एक्स्ट्रा बर्डन। ठीक है, तो ये उनको फिर ये 2 जो सेटअप्स लेके वो चल रहे हैं वो नहीं रखना पड़ेगा। माँ बाप के साथ रहेंगे, माँ बाप को भी लगेगा कि नहीं, अगर मेरा बेटा है, बहू है तो साथ में रह रहे हैं तो उनको भी सेवा मिलेगी, बच्चे सामने पढ़ेंगे। और अगर आप किसी और समाज में जाके आर्थिक तौर पे थोड़े संबल हो भी जाते हैं, फाइनेंशियली थोड़े रीच हो भी जाते हैं, तो वहाँ का जो समाज है आपको वो सम्मान नहीं देता है जो सम्मान आपको अपने समाज में प्राप्त है।
उसका भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। ईस्टर्न यूपी के लोग हों या बिहार के लोग हों, दिल्ली के अंदर में लेबर क्लास, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या झारखंड का हो, सबको एक शब्द से डिफाइन किया जाता है, अरे बिहारी है। आपको लगता है कि ये सम्मानजनक शब्द है? आप मलयाली कहिए तो अच्छा लगता है कि मलयालम भाषा के बोलने वाले, लेकिन बिहारी इज लाइक अ ऑफेंडिंग वर्ड, इट्स अ अब्यूजिव वर्ड फॉर ऑल दीज पीपल। तो आप वहाँ रह के अगर कुछ हासिल भी कर लेते हैं, यू डोंट हैव दैट रिस्पेक्ट। और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई आ जाइए, मुंबई के अंदर में ईस्टर्न यूपी के लोगों का बहुत बड़ा एक जो है तबका क्लस्टर है, दे आर कॉल्ड भैया जी। आर्थिक तौर पे आप समृद्ध होंगे, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट विच यू कैन कमांड इन योर रिस्पेक्टिव समाज। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए प्रबुद्ध के प्रणेता कहते हैं कि लोकल लोगों को ही लोकल जॉब्स के अंदर में इकोनॉमिक अफेयर्स में प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी क्यों दोगे वर्ड मैंने यूज़ किया? इसलिए किया कि पहली प्राथमिकता तो उनकी होगी। मान लीजिए कि हम कोई पावर प्लांट वहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं अपने समाज के अंदर में। अब इससे हाई टेक्नोलॉजी हो सकता है कि हमारे समाज के अंदर में कोई उतना पढ़ा लिखा आदमी या उस चीज़ को समझने वाला आदमी या एक पावर प्लांट को बिठाने वाला आदमी हमारे समाज में नहीं है, देन वी कैन पब्लिसाइज इट एंड देन वी कैन डिमांड इट कि हाँ भाई बाहर से हम लोगों को लेंगे। लेकिन वो हमारे फिर बैक ऑफ माइंड में रहेगा कि ही इज़ अ आउटसाइडर, और ये जो है एक माइग्रेंट पॉपुलेशन है, तो वो आएंगे पावर प्लांट को बिठाने में तो हमारी मदद करेंगे, बट ही कांट पोक हिज नोज इन लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर वो नाक नहीं घुसेड़ेंगे कि भाई साहब ये काम ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी पावर प्लांट बिठाने की, यू शुड बी स्ट्रिक्ट एनफ टू द पावर प्लांट ओनली, ठीक है ना। तो ये जो है एकदम क्लियर कट है कंसेप्ट। सारी जो प्रबुद्ध के कंसेप्ट हैं, प्रबुद्ध इन अ नटसेल आप पढ़ेंगे तब एक एक चीज़ों की आपकी क्लैरिटी बनती जाएगी। और जो मैंने कहा कि लोकल, एक यहाँ पे प्रश्न उठता है, हु आर द लोकल पीपल? क्या एक आदमी जो उस समाज में पैदा हुआ बाय बर्थ वही उस समाज का हिस्सा है? तो नहीं। प्रबुद्ध के प्रणेता कहते हैं कि एक आदमी जिसका जन्म कहीं हुआ हो, पला बढ़ा कहीं हो, उसकी भाषा, बोली, खाना पीना कुछ भी हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे समाज का हिस्सा हो जाता है और वो अपने सारे सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना सारा सामाजिक आर्थिक जो इंटरेस्ट जो है उसमें मर्ज कर देता है, तो वो उस समाज का हिस्सा हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी भारतवर्ष के अंदर में एक होड़ लगी हुई है, जो भी थोड़े पढ़े लिखे कैपेबल लोग हैं वो यूएस में जाके सेटल होना चाहते हैं, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हैं, तो अभी वो लोग वहाँ से पैसे भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके मदर, फादर, भाई लोग हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ से पैसे रिमिट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए लॉन्गर रन में 5-10 साल के बाद उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, वहाँ पे उनको लगता है कि नहीं मेरा भाई भी इस्टेब्लिश हो गया है, अब मुझे वहाँ पैसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो पूरी तरह से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के भावधारा में बह जाते हैं। आप देखेंगे कि 2-4-5 साल के बाद उनका जो है मेरी तरह इंग्लिश नहीं बोलते, उनका एक्सेंट मेरी तरह नहीं होता है, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह इंग्लिश बोलने लगते हैं। ओह हाउ आर यू, ओ फिला, एवरीथिंग इज फाइन ब्रदर। तो वो एक्सेंट भी चेंज होने लगता है, वहाँ के लोकल चीज़ों को एडॉप्ट भी करने लगते हैं। और चूंकि वो अपने पैसों को, अपने रिसोर्सेज को, अपने वेल्थ को कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसी समाज का हिस्सा हो जाते हैं, तो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड द लोकल पीपल। उनकी भी गिनती स्थानीय लोगों में होने लगेगी। और ये स्थानीय होने का दर्द अब देखिए, फिर मैं कहूँगा कि जब विकास, डेवलपमेंट, वेल्थ और एक समृद्ध समाज की जब बात होगी, तो फिर आपके नज़र के सामने जो पहला देश दिखेगा वो दिखेगा अमेरिका। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन जिसकी की बहुत ज़बरदस्त जो है प्रमोशन अमेरिका ने ही की, आज उसको भी अब ये दर्द महसूस होने लगा है। ये बाहर की जो ये माइग्रेंट पॉपुलेशन उनके यहाँ जाके जॉब कर रही है, तो जिसके कारण वहाँ लोकल लोगों का जो जॉब मारा जा रहा है, उसके कारण अब वहाँ की भी सरकार तरह तरह के इम्पोजिशंस कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। उदाहरण देखिए आप, H1B वीज़ा
जिसमें कि प्रोफेशनली टैलेंटेड लोग जाके वहाँ जॉब करते थे, लगातार इसको कट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ नहीं आएगी तो लोकल लोगों को जॉब मिलेगा। अमेरिका जैसा देश, आप देखिए चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर अमेरिका का चल रहा है, जो अमेरिका लगातार चाइना के प्रोड्यूस के ऊपर में टैरिफ्स इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट्स को टैरिफ इम्पोज करके कॉस्टली बना देना चाहते हैं, जिसके कारण ये जो दुनिया का प्रोडक्शन हब चाइना है वो टूटे और अमेरिका के अंदर में भी लोकल प्रोडक्शन शुरू हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। और जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। और हद तो ये है कि यहाँ पे सिस्टर सुनीता है साथ में, सी बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। दे हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड EB-5। EB-5 इज व्हाट? चूंकि पूरी दुनिया के अंदर में अमेरिका की सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड का मिलना इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। इफ यू हैव अ US सिटीजनशिप और द ग्रीन कार्ड, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया, ठीक है। तो उसको बेच रहे हैं वो लोग। कैसे बेच रहे हैं? वो कहते हैं दिस EB-5 प्रोग्राम इज कि एक सर्टेन बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड एरिया इन यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे कि 10 से 12 लोकल लोगों को जॉब मिले, तब आपको वो परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड देने पे विचार कर सकते हैं। ये सोचिए अमेरिका जैसे देश की हालत है, उनकी सोच में परिवर्तन हो रहा है। और प्रभुत्व के प्रणेता ने ये बात आपको 1959 में कह दी कि लोकल लोगों को उसमें एम्प्लॉय करना होगा। और बाकी के जो है चीज़ें जो मैंने फ़ायदा बताया कि किसी भी परेशानी के समय में, आज क्यों ये माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है घर भागने को तैयार है, क्यों भाग के आ रही है? क्योंकि उसको पता है कि मैं गांव में रहूँगा तो कम से कम मैं जीवित तो बच ही जाऊँगा, फिजिकली या अभाव। तो इसके सामाजिक फ़ायदे, आर्थिक फ़ायदे, वो सब जो है मैंने आपके सामने रखा है और समझाने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से आप समझ भी रहे होंगे। और हम चलते हैं अब 5वें सूत्र की ओर, 5th प्रिंसिपल, जो कि कहते हैं विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड लोकली शुड बी मार्केट। मतलब वो प्रोड्यूस, उत्पाद, फर्निश्ड गुड्स जो उस समाज में नहीं बने हैं, उसको वहाँ के मार्केट से रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, उसको अपने यहाँ प्रश्रय नहीं दोगे, बल्कि इस चीज़ को वो स्ट्रेंथन करने के लिए कहते हैं कि मान लो तुम्हारे समाज में, तुम्हारे सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में जो प्रोडक्शन चीज़ों का हो रहा है, माइट बी quality wise it may be a little bit inferior to the production of different samaj. It may be a bit costlier than the produced in the another samaj. उससे क्वालिटी भी आपकी कम हो, थोड़ा महंगा भी हो, लेकिन आपको अपने समाज में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पाद हो रहा है, उसको आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसी को आपको परचेज करना पड़ेगा। बी लोकल, बाय लोकल। क्योंकि अगर आप फिर दूसरे समाज के चीज़ों को खरीदने लगोगे तो फिर वही होगा कि आपका वेल्थ दूसरे समाज को जाने लगेगा। और इसको हम ऐसे समझते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम इतने समृद्ध थे। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि गरीब रिश्तेदार हो तो कोई उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, और अमीर के, प्रसिद्ध आदमी के, पावरफुल के सब रिश्तेदार बनना चाहते हैं, चाहे वो दूर के ही क्यों ना हो। तो क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर में ये जितने इन्वेडर्स आए, पुर्तगाल से, स्पेन से, फ्रांस से,
आपका इंग्लैंड से, ये नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, गजनबी, ये क्या आपको लगता है यहाँ पे हम लोगों का कल्चर सीखने आए थे? नहीं, हमारी समृद्धि से अट्रैक्ट होके आए थे और यहाँ से आए, लूटपाट करके ले गए। और इसमें सबसे बड़ा जो भारत की अर्थव्यवस्था को जो सबसे ज़्यादा डैमेज किया वो किया इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटिश राज ने। इस 200 साल के ब्रिटिश राज में, 200 साल क्यों, 1757 से पहले ही अंग्रेज इंडिया में आ गए थे और 1757 के बैटल ऑफ पलासी ने भारत के अंदर में ब्रिटिश राज को इस्टेब्लिश कर दिया। और आप जानते हैं कि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हम 1947 में आज़ाद हुए। तो ये जो 200 साल का पीरियड रहा, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने किया कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसके लिए उन्होंने कोई हमें रॉयल्टी नहीं दी, उसके लिए उन्होंने कोई पे नहीं किया। मुफ्त में यहाँ के रॉ मटेरियल्स को उठा के ले गए और मैनचेस्टर के कारखानों में, ब्रिटेन के अलग अलग कारखानों में उन्होंने उस रॉ मटेरियल्स को फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और वापस इंडिया में लाके बेचा और हमसे पैसे वसूले। तो उसके कारण ब्रिटेन तो समृद्ध होता गया और हम जो दुनिया की इकलौते देश थे जो सोने की चिड़िया कहे जाते थे, आज हमारी हालत देखिए कहाँ पहुँच गई। तो इसीलिए प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट कमज़ोर हो, क्वालिटी में थोड़ा कम हो, उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसको कहते हैं कि इम्प्रूव करना है। तुम टेक्नोलॉजी लो, उसको तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करो, क्वालिटी में भी सुधार करो, उसके प्राइस को भी जो है मिनिमाइज करो, ठीक है ना, चेक करो उसको और कम्पिटिटिव बनाओ बाकी के समाजों के साथ भी। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिटेन के इस उदाहरण से आप समझ हो गए होंगे कि प्रभुत्व के प्रणेता क्यों कहते हैं कि जो बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं, जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, उसको अपने समाज के मार्केट में बिकने नहीं दोगे। और आज हो क्या रहा है, हम सब लोगों के हाथ में जितने भी मोबाइल हैंडसेट्स हैं, वो जितनी भी कंपनियां हैं, मैं नाम लेके किसी की भी ब्रांडिंग नहीं करना चाहता, बट XYZ, आप वो सब देखिए चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो हु आर गेटिंग जॉब्स? चाइनीज पीपल आर गेटिंग जॉब्स। वो आके यहाँ पे फर्निश्ड गुड्स बेच रहे हैं, तो हु इज गेटिंग द प्रॉफिट? चाइनीज पीपल आर गेटिंग द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ इट। तो इसलिए ये जो 5 सूत्र दिए हैं प्रभुत्व के प्रणेता ने कि जिससे हम आर्थिक लोकतंत्र हासिल कर सकेंगे, सबके समृद्धि का रास्ता पा सकेंगे, उन 5 सूत्रों को एक क्विक रिकैप मैं करता हूँ कि रिसोर्सेज ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिक यूनिट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल। दूसरा, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तीसरा, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स थ्रू द कोऑपरेटिव्स ओनली। चौथा, लोकल पीपल शुड गेट एम्प्लॉयड इन द लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स और लोकल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस। एंड फिफ्थ, कि जो बाहर में गुड्स बने हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, उसको हम अपने समाज में ना बिकने दें। तो ये 5 सूत्र है। अगर हम इन 5 सूत्रों का पालन करते हैं तो जिस आर्थिक समृद्धि, जिस आर्थिक विकास, जिस आर्थिक समृद्धि का सपना जो चाहते हैं प्रभुत्व के प्रणेता कि हर आदमी का जीवन जो है आराम का हो, कंफर्ट का हो और वो एक आरामदायक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सके, वो अपने हॉबीज़ जो उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है, वो पेंटिंग करना चाहता है, वो घूमना चाहता है, वो स्पिरिचुअल परस्यूट्स, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, रूहानी पथ पे चलना चाहता है, तो ये चीज़ें वो कर सके, इस विशियस साइकिल में ना फंसा रहे। और एक आह्वान करके मैं आज आपके सेशन को समाप्त करना चाहूँगा। वो आह्वान ये है कि कोरोना के कारण ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन की सफरिंग आपने देखा और देख भी रहे हैं। अभी भी लोग अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं और सामाजिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं भी, एजेंसीज भी उनको फीड कर रही हैं कि वो लोग सरवाइव करें। तो इट इज़ द राइट एंड अपॉर्चून टाइम। हर समाज के लोगों से मेरा ये आह्वान है कि ये बिल्कुल सही समय है। ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है पॉपुलेशन का,
पहले क्या था कि ब्रेन ड्रेन कहते थे ना, कि भारत में पढ़े हुए लोग जो थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कोई नासा जा रहा है, कोई ब्रिटेन में जाके डॉक्टर बन रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और इस बारी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, और जो छोटे गांव के लोग हैं, सेमी रूरल एरिया, अर्बन एरिया के लोग हैं, वो लोग बड़े शहरों में माइग्रेट किए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद काइंड ऑफ थिंग। तो ये कोरोना के कारण एक सडनली जो है आपका रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, वो वहाँ से वापस अपने अपने रूट्स को लौट रहे हैं। सो दिस इज़ द राइट एंड अपॉर्चून टाइम कि समाज आंदोलन के लोग इस मोमेंट को पकड़ें, ग्रैब करें और समाज आंदोलन को नए सिरे से जीवित करें, पुनर्जीवित करें, इसको खड़ा करें, इस आंदोलन को तीव्र करें, ताकि प्रौद्ध के प्रणेता ने जो एक स्वस्थ और समृद्ध समाज का सपना देखा, वाइब्रेंट एंड रोबस्ट इकोनॉमी का जो उन्होंने एक ड्रीम देखा है, विजुअलाइज किया है, उसको हम इस समाज आंदोलन के माध्यम से ही हासिल कर सकेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, anyone those who are dreaming that they will get this economic philosophy called Prout will be established through any other means, they are living in a utopian world। आपको समाज आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। ये समाज का आंदोलन ही आपके प्रौत के इम्प्लीमेंटेशन का, आपके प्रौत के इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता खोलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर मैं आपके प्रश्न लेना चाहूँगा। शायद लोग सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। तब तक दो एक चीज़ें हैं जो शायद क्लास में नहीं आएंगी, तो मैं उनको आपको शेयर करता चलूं। जैसे कि एक प्रौत के अंदर में है कि इनकम टैक्स नहीं होगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं तो हमारे दिमाग में ये रहती हैं कि हम रात में सोएंगे, सुबह उठेंगे तो प्रौत आ जाएगा। हम जो है प्रौत का समाज की जो अर्थव्यवस्था लागू होगी तो अगले दिन से ही जो इनकम टैक्स बंद हो जाएगा। देखिए, सब चीज़ का एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। नथिंग विल बी हैपन ओवरनाइट। लेकिन जब प्रौत की व्यवस्था इकोनॉमिक जो है वो इस्टेब्लिश होने लगेगी तो इट्स अ फैक्ट कि इनकम टैक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रौत के प्रणेता कहते हैं कि वो जो है इनकम पे जो टैक्स के कारण लोगों के मन में पैसों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, तो कुछ गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। मतलब गलत रास्ता मतलब कि टैक्स की चोरी करते हैं। तो जब टैक्स होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो पूरा पैसा जो आज लोग बैठे हुए हैं उस पर कुंडली मार के, वो पैसा इकोनॉमी का हिस्सा होगा। और जब इकोनॉमी का हिस्सा होगा तो इकोनॉमी विल बी हेल्दी, वाइब्रेंट एंड रोबस्ट। तो लेकिन तो एक सवाल आया था कल या परसों, किन्हीं ने पूछा था कि अगर हम इनकम टैक्स एबॉलिश कर देंगे तो कैसे जो है सरकार कैसे काम करेगी? क्योंकि सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना, अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर में टैक्स होगा, वन टाइम टैक्स होगा, मल्टीपल टैक्सेस नहीं होंगे जैसे आज के दिन में है। मल्टीपल टैक्सेस नहीं होंगे, वन टाइम टैक्स होगा। बट दिस टैक्स विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन डिपेंडिंग अपॉन द कि उस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, हम किस तरह जो है जो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के होगा। बट एक चीज़ जो है वो बिल्कुल फैक्ट है कि वो ये जो इसेंशियल गुड्स हैं और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके ऊपर आपका टैक्स नहीं होगा। और जैसे जैसे इनके इस्तेमाल में आप टुवर्ड्स लग्जरी जाते जाएंगे तो उस पर टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। टैक्स के अलग अलग स्लैब्स होंगे। बट क्यों? क्योंकि इसेंशियल्स पे नहीं होगा, लेकिन जो थोड़े कम इसेंशियल्स हैं उन पे टैक्स होंगे। फिर जो सेमी लग्जरी है उस पे ज़्यादा होगा, और जो एक्सट्रीम लग्जरी है उसके ऊपर में सबसे ज़्यादा टैक्स होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। और
इंदर सिंह राठौर दादा मेरी ही बात को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हम सब लोग अपने अपने समाज में समाज आंदोलन को खड़ा करें। और बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदर सिंह दादा, मेरे ख्याल से संभवतः आप हड़ौती समाज से आते हैं या मारवाड़ी समाज से, मुझे नहीं मालूम, बट राजस्थान से आप हैं संभवतः, इंदर सिंह दादा उदयपुर से आते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है कि हम लोग जो है समाज आंदोलन को खड़ा करें, समाज आंदोलन की गति को तीव्र करें, ताकि प्रउत को, जो ये बार बार हम पूछते हैं ना सवाल कि दादा प्रउत कब आ जाएगा, घर में बैठे रहेंगे तो कभी नहीं आएगा, और समाज आंदोलन को खड़ा कर देंगे तो आ जाएगा। टैक्स नहीं होगा तो बैंक में डिपॉजिट मनी पर इंटरेस्ट भी नहीं होगा। आशीष, इतना एप्रीहेंसिव होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि प्रउत के प्रणेता ने किसी भी चीज़ को अनटच्ड छोड़ा है क्या? किसी भी चीज़ को अनटच्ड नहीं छोड़ा है। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के दूसरे सूत्र में वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो जानते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों की उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप जो जील है वो खत्म हो जाएगी। तो यू नीड नॉट टू बी एप्रीहेंसिव, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ों को प्रउत के प्रणेता ने एड्रेस किया है, बट उस कंटेक्स्ट में जब चीज़ें आएंगी तो मैं बिल्कुल लेता चलूँगा। संजय जी पूछ रहे हैं, और एक बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि वो जैसे वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या एक ही समाज के अंदर में हम सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो संजय जी ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, जैसे बिहार का एग्जांपल लें तो बिहार के अंदर में रॉ मटेरियल्स जो था, जो मिनरल माइंस और था, वो सब झारखंड में चला गया। बिहार के अंदर में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसमें भी कहा था देश काल पात्र में कि ये चीज़ें बदलेंगी वहाँ के हिसाब से। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल के बिना आज हम इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कितने देश हैं जिनके पास, या कितने समाज हैं जिनके पास में पेट्रोल और डीजल है? और गल्फ के अंदर में जिनके पास में पेट्रोल डीजल है, क्रूड ऑयल है, तो वो खेती नहीं कर सकते, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए। तो हर चीज़ एक समाज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये भी फैक्ट है। लेकिन वहाँ पे यही जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है आज की इकोनॉमी क्या है, आज की इकोनॉमी डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है। और वो डॉलर बेस्ड भी कैसा? प्रउत के प्रणेता कहते हैं कि रुपया जो तुम छापोगे, जो भारत सरकार की एक बाध्यता है कि वो रुपया क्यों नहीं छाप पा रही है, क्योंकि उसको कहते हैं कि अगर उसको गोल्ड का सपोर्ट नहीं है, मतलब अगर आप जितने का गोल्ड रिजर्व में रखते हैं उतने का ही रुपया आप छाप सकते हैं। गोल्ड मीन्स दैट इज अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी इस सेंस में। बुलियन, जितना बुलियन आप रिजर्व में रखेंगे उतने ही नोट आप छाप सकते हैं। और 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने क्या किया? 1971 तक अमेरिका भी इसी सिस्टम को फॉलो करता था। डॉलर के अगेंस्ट में बुलियंस रिजर्व में रखे जाते थे। लेकिन 1971 से के बाद रिचर्ड निक्सन ने इसको डीलिंक कर दिया। अब अमेरिका कोई बुलियन रिजर्व में नहीं रखता है और धड़ाधड़ डॉलर छापे जा रहा है। और ये जो सारे आप ये जो रिसेशन है, इसकी आहट है, ये सारी चीज़ें जो है, और ये ज़बरदस्ती जिस तरह से 2008 के यूनाइटेड स्टेट्स के लेहमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है मंदी के गिरफ्त में आई, आने वाले समय की जो मंदी है उससे भी खराब होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस डॉलर को कोई सपोर्ट है नहीं। तो इसीलिए प्रउत के प्रणेता ने कहा कि नहीं, ये एक्सचेंज में, कैश एक्सचेंज में, क्योंकि अगर आप कैश किसी को भी देते हैं तो आपके समाज का वेल्थ दूसरे समाज को चला जाता है। तो व्हाट ही सेज कि पुराना, और आप पीछे जब थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का भी इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आज से 100 साल पहले भी जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था। वो कुछ हमें देते थे, हम उनको कुछ देते थे, और उस आधार पे व्यापार होता था और खूब व्यापार होता था। क्यों? उसका भी एक फिक्स मैकेनिज्म है कि मान लीजिए हमें आइटम एक्स खरीदना है, गल्फ से तेल लेना है, और उनको हमसे राइस चाहिए या वीट चाहिए। तो इस देश में राइस की और वीट की एक कीमत है, तो उनके देश में वो क्रूड ऑयल किस दाम पे बेच रहे हैं उसकी भी एक कीमत है। तो अब हमने तय कर लिया कि हमें 10 लाख रुपए का जो है, या 10 करोड़ रुपए का हमको क्रूड ऑयल चाहिए। तो 10 करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल के बदले में हम उनको 10 करोड़ रुपए का गेहूं या जो सरप्लस आइटम है या जो उनके उपयोग की चीज़, हमने उनको 10 करोड़ रुपए की चीज़ पहुंचा दी। परचेजिंग पावर पैरिटी, कि वो
क्या उसकी परचेजिंग है, उसके आधार पे हमने 100 करोड़ रुपए का सामान उनसे लिया, 100 करोड़ रुपए का सामान हमने उनको दे दिया। तो जो हमारे समाज का वेल्थ था वो हमारे समाज में रह गया, और जो गल्फ के समाज का पैसा था वो गल्फ के समाज में रह गया। तो एवरी मैकेनिज्म हैज़ बीन टेकन केयर बाय द प्रबुद्ध प्रणेता। हमें पढ़ने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ों की क्लैरिटी उन्होंने दे रखी है। कैन वी गेट फ्यूल फ्रॉम अभी श्रीदेवी दीदी ने यही बिल्कुल सवाल पूछा था, जिसको कि मैंने आंसर भी कर दिया है कि बिल्कुल जो है ये बार्टर एक्सचेंज में हम काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड भी, दो समाजों के बीच में भी ये बार्टर ट्रेड हो सकता है, और दो बाहर के भी समाजों में, मतलब इंडिया का कोई एक समाज है और एक समाज हमारा अफ्रीका या गल्फ का है या यूरोपियन या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का है, तो ये हम कर सकते हैं बार्टर सिस्टम के आधार पे। वर्स्ट केस अगर है कि वर्स्ट केस जैसे है ना कि लोकल लोगों को नौकरी दोगे लेकिन अब टेक्निकल आदमी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, हायर करेंगे। तो हायर करेंगे तो वो वहाँ रहेगा तो अपना पैसा भेजेगा। तो दीज आर द एक्सट्रीम कंडीशंस। उसमें कभी कभार आप शायद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर एस के सिंह जी। और मुझे लग रहा है कि सवाल नहीं आ रहे हैं, तो जो मैंने शुरू में बात कही शायद बहुत लोग जो हैं नहीं सुन पाए। तो संजय जी, विकेंद्रीकृत व्यवस्था में वस्तु विनिमय को भी थोड़ा क्लियर कर दें। मैंने कहा कि वो बार्टर सिस्टम के आधार पे हम कर सकते हैं चीज़ों को। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल के भी माध्यम से बताया कि कैसे हम बार्टर सिस्टम में कर सकते हैं कि हमको किसी से 10 करोड़ की चीज़ चाहिए, 100 करोड़ की चाहिए, तो इक्विवेलेंट में जो हमारे यहाँ कम। अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप ये चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे कि उनकी चीज़ का तो हम 100 करोड़ का प्राइस लगाएं और उनको देने का टाइम आए तो हम अपने टमाटर का दाम बढ़ा दें, गेहूँ का दाम बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता है। बार्टर सिस्टम का भी एक अपना मैकेनिज्म है जो आपको प्राइसेस कंट्रोल रखने पे कंपेल करता है, क्योंकि आप बढ़ा देंगे और आप सोचेंगे कि गल्फ के भाई बहनों को नहीं पता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो देयर इज़ अ मैकेनिज्म। तो उस आधार पे चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत ही सुचारू रूप से चलेंगी। समाज आंदोलन को किस प्रकार शुरू करें, राहुल, ये जो लास्ट क्लास होगा हमारा एप्लीकेशन साइट, जो हम अपना कैसे एक्शन प्लान लेंगे, उसमें उसको जो है एड्रेस करूँगा मैं। और फिर मैं एक शुरुआत में जो मैंने बात कही थी कि 7th सेशन है आज का, और इसको मैं आने वाले 3 सेशंस में मोस्ट लाइकली रैप अप करूँगा, कल, परसों और चौथे दिन 8, 9 और 10 अप्रैल। कल का जो क्लास है, सेशन है, वो 3 टियर इकोनॉमी पे बेस्ड है। 3 टियर इकोनॉमी में आपका की इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव्स एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो परसों का क्लास होगा, डे आफ्टर टुमारो क्लास, इट विल बी द ब्लॉक लेवल प्लानिंग, क्योंकि ये बार बार सवाल आ रहा है कि हम प्रभुत्व की अर्थव्यवस्था को खड़ा कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे। तो इट विल बी एड्रेस्ड इन द सेम ब्लॉक लेवल प्लानिंग बोर्ड, उस पर हम चर्चा करेंगे। एंड लास्ट क्लास जो है 10th अप्रैल, दिस क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स और एक्शन प्लान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और विकास ने पूछा है, रहते वैसे ओरिजिनली ही इज़ फ्रॉम, विकास इज़ फ्रॉम डाल्टनगंज, और मुझे नहीं पता, शायद अभी वो मुंबई में है या हैदराबाद में। और उनका सवाल है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे काम करेगा। तो विकास, ये कल मैं एड्रेस करता, बट अब पूछ लिया है तो एक ग्लिम्स मैं देता चलूँ कि ये जितने भी कंस्ट्रक्शन और बैंकिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, ये सारे जो हैं कोऑपरेटिव्स में फंक्शन करेंगे। ये आज ये जो देख रहे हैं कि आप इंडिविजुअल या शेयर होल्डिंग के माध्यम से जो ये कॉरपोरेट एम्पायर्स खड़े किए गए हैं, दे विल नॉट एग्जिस्ट इन द प्रोटेस्टिक इकोनॉमिक्स। प्रोटेस्ट के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इट विल बी इन द कोऑपरेटिव्स। और ज्ञानेंद्र सिंह जी का सवाल है, तो वो जब कल कोऑपरेटिव्स में उसको लेंगे, या प्रांतीय ढांचा का क्या होगा, प्रांतों एवं समाजों का सामंजस्य कैसा होगा। ये जो समाजों का सामंजस्य की बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, ये परसों जो उसमें ब्लॉक लेवल प्लानिंग के अंदर में मैं इस सवाल को एड्रेस करूँगा। जब चीज़ों की कंटिन्यूटी होगी, जब क्लैरिटी हो जाएगी, तो शायद आप ये सवाल लगेगा कि नहीं इसका जवाब मुझे मिल गया है। तो इसके ऊपर में आपका सवाल बहुत ही रेलिवेंट है, ये सवाल आना भी चाहिए। तो परसों इस पर हम चर्चा करेंगे। और अब सवाल नहीं आ रहे हैं तो आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का जो जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
कल सुबह 10 बजे फिर हम सब लोग साथ होंगे इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।